नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज के लेक्चर में टीजीटी मैथ्स 2021 का विस्तृत हल लेकर आया हूं। पूरे क्वेश्चन पेपर का हल मैंने कुछ पार्ट्स में कवर किया है। इसका आज लास्ट पार्ट इस वीडियो में होगा। इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक सर्किल है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। इसके द्वारा रेखा y इक्वल टू एक्स दी गई है। इस पर अंतःखंड ए बी है। इस बात को आप एक फिगर से समझिए। यहाँ पर ये मान लीजिए कोई सर्किल है, कोई ये रेखा है, y इक्वल टू एक्स ये कोई रेखा है। इसके द्वारा इस पर अंतःखंडित भाग, इसको आप जीवा कहेंगे। यहाँ पर ये जीवा जो है वो ए बी है। अब हमें एक ऐसे वृत्त का समीकरण निकालना है जिसका कि व्यास यह जीवा हो जाए। तो मतलब यहाँ पर हम एक वृत्त ले लेते हैं, ऐसा वृत्त जिसका कि व्यास यह जीवा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने एक और वृत्त लिया। ये ए बी जो इस वृत्त की जीवा थी, वो इस वृत्त के लिए व्यास का काम, डायमीटर का काम करेगी। तो अब हमें करना क्या चाहिए इसके लिए, यहाँ पर कि इस वृत्त के समीकरण और रेखा के समीकरण को हल अगर हम कर लेंगे तो हमको ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो ए बी हमको इंटरसेक्शन जो पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पर इस वृत्त के व्यास के सिरे होंगे, और फिर व्यास के सिरे वाला वृत्त का हम समीकरण फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू एक्स इसमें हम रख देंगे। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। इससे हमको x की दो वैल्यू 0 और 1 मिल जाएंगी। अब y की वैल्यू के लिए 0 और 1 जो हम इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू भी देखिए 0 और 1 मिलेगी। तो इस तरीके से हमको 0, 0 रखने पे 0 आई, 1 रखने पे 1 आई y की वैल्यू। तो 1, 1 इस तरीके से ये दो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे। अब यही जो हमारा वृत्त, वांछित वृत्त है जिसका हमको समीकरण निकालना है, उसके व्यास के सिरे हो जाएंगे। अब समीकरण निकालने के लिए हम व्यास के सिरे वाला ये फार्मूला यूज करेंगे, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। तो x माइनस, देखिए x1 y1 मान लिया, ये x2 y2 मान लिया। तो x माइनस 0 x माइनस 1 प्लस y माइनस 0 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट जो हमारा सही है वो सी पार्ट यहाँ पर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 102 पर आते हैं। 102 में देखिए यहाँ पर दो मैट्रिक्स ए और बी दी गई हैं, उनके रिजल्ट्स दिए गए हैं कि ए बी इक्वल टू बी है और बी ए इक्वल टू ए है। ये दो रिजल्ट्स हमको यहाँ पर दिए गए हैं और हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये हमको पता करना है। इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं यूज होना है, जो भी वर्किंग है आप देखिएगा। जैसे समीकरण 1 है, इसमें हम दोनों साइड b का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 में हम दोनों साइड b का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, बी ए बी इक्वल टू इधर b इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए बी ए को हम समीकरण 2 से a लिख सकते हैं। इस बी ए इक्वल टू ए, यहाँ पर हम a रख देते हैं। तो ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा और ए बी इक्वल टू बी है इक्वेशन 1 से, फिर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से b बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू देखिए बी स्क्वायर आ गई। अब हम यही काम समीकरण 2 में करेंगे सेम, कि हम इसमें दोनों साइड a का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 में a b a बराबर इधर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए a रहने दीजिए रखा, और ba जो है वो देखिए ba बराबर a है। तो हम यहाँ पर ba बराबर a, यही समीकरण 2 से यहाँ पर ba बराबर a रख देते हैं। तो a आ जाएगा, ये सॉरी पहले ए बी बराबर बी हम यहाँ पर रख लेते हैं। ये देखिए समीकरण 1 से ए बी बराबर बी रख दिया और ए हमने रखा रहने दिया बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा। अब बी ए बराबर ए समीकरण 2 से हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये ए बराबर
ए स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इन दोनों रिजल्ट से आप देखिए ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर आया और बी स्क्वायर जो है वो बी के बराबर आया। तो अब हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो ए स्क्वायर ए के बराबर है और बी स्क्वायर देखिए बी के बराबर है। तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ए प्लस बी आ जाएगा। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 103 में आते हैं। 103 देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर पढ़ते हैं इसको कि एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकने के 6 सेकंड के पश्चात फेंकने वाले द्वारा पकड़ लिया जाता है। तो फेंकने के 2 सेकंड पश्चात पत्थर का वेग क्या होगा। देखिए फेंकने वाले के जब वो कोई व्यक्ति पत्थर फेंकता है तो फेंकने से 6 सेकंड के पश्चात उसके द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसका मतलब आप समझिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए नीचे से ये ऊपर की ओर फेंका गया, तो पहले ये ऊपर गया और फिर एक उच्चतम बिंदु पर जाके उसका वेग समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर इसका वेग जो है वो 0 हो जाएगा, तब फिर वो वापस आएगा और जब वो वापस आएगा तो जहाँ पर ये फेंकने वाला खड़ा है वो उसको पकड़ लेगा। तो टोटल यहाँ पर जो समय दिया गया है वो यहाँ पर 6 सेकंड दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सेकंड उसको लगा ऊपर जाने में और फिर वापस आने में भी 3 सेकंड लग जाएगा। ये टोटल 6 सेकंड जो है वो 3-3 सेकंड में बढ़ जाएगा। अब इसके बाद कहा गया है कि तो फेंकने के 2 सेकंड पश्चात वेग क्या था। तो हम मान लेते हैं कि फेंकने के 2 सेकंड पश्चात वो यहाँ पर पहुंचा था, तो यहाँ पर हमें वेग ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है ये आप समझ गए होंगे। तो हम सबसे पहले तो करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की गति जो ए बी गति है उसमें ए पर वेग क्या है ये हम यू मान लेते हैं और सबसे पहले यू हम ये निकालेंगे और बी पर वेग जो होगा वो वी होगा। आप ये समझ पा रहे होंगे अंतिम वेग जो है वो 0 होगा, तभी वो वापस लौटना शुरू करेगा। तो हम फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे v बराबर u प्लस एफ टी। एफ एक्सेलरेशन है, त्वरण। तो v यहाँ पर देखिए अंतिम वेग 0 ले लेते हैं, u हमको निकालना है, f जो है वो माइनस जी हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति हो रही है, वो ऊपर की ओर हो रही है तो नेगेटिव ले लेंगे और g जो है वो यहाँ पर t जो है वो 3 हो जाएगा। 3 सेकंड लगा हमें ऊपर तक जाने में। तो u बराबर हमारा आ जाएगा 3g। अब u हमको पता चल गया कि प्रारंभिक वेग क्या था, 3g आ गया ये हमको। अब हमको a से c तक की गति का लेना है और c पर वेग पता करना है कि क्या होगा, मतलब कि 2 सेकंड पश्चात। a से c तक जाने में 2 सेकंड लगा है। तो अब हम यहाँ पर फिर से फार्मूला यूज़ करेंगे, v बराबर u प्लस एफ टी फिर से यूज़ करेंगे। अब v जो है वो c का वेग होगा, ये हमको निकालना होगा v, और u जो है वो a पर वेग जो है वो हम ले लेंगे 3g माइनस f की वैल्यू फिर वही माइनस g और t जो है वो यहाँ पर हम लेंगे 2 सेकंड। तो 3g माइनस 2g ये हमको मिल जाएगा g। तो इस तरीके से g मीन्स की आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 104 पर। 104 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक पैराबोला की इक्वेशन दी गई है y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसकी डायरेक्ट्रिक्स नियता का समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए पहले हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax के फॉर्म में आएगा। तो इसके लिए हम जानते हैं यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको सॉल्व करना होता है। तो हम पहले यहाँ पर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। y स्क्वायर का टर्म और y का टर्म हम इधर रखेंगे और बाकी x का टर्म और कांस्टेंट ये उधर ले जाएंगे। फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर ये y होगा, y स्क्वायर और 4y का टर्म हमने इधर रखा, 4x और 2 उधर ले गए। तो यहाँ पर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखिए 4 ऐड करना पड़ेगा। हमने इधर भी 4 ऐड कर दिया और इधर भी हम 4 ऐड कर देंगे। तो ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसमें यहाँ पर देखिए माइनस 4x प्लस 2 होगा। अब माइनस 4 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। इसको कैपिटल Y मान लेते हैं इक्वल टू माइनस 4 कैपिटल X। अगर इसको हम कंपेयर करें y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax से तो इसका a जो है वो देखिए 1 हो जाएगा। अब y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए ये इस तरीके का पैराबोला होगा। इसकी जो नियता डायरेक्ट्रिक्स होती है उसके लिए फार्मूला होता है x इक्वल टू a।
अब यहाँ पर हमें इसकी डायरेक्ट्रिक्स चाहिए है, तो x इक्वल टू ए, लेकिन x की जगह यहाँ पर कैपिटल x है स्मॉल x की जगह, तो कैपिटल x इक्वल टू ए ले लेंगे। कैपिटल x की हम वैल्यू रख देंगे। कैपिटल x की वैल्यू जो है वो हमारी देखिए x माइनस 1/2 है यहाँ पर, और a जो है वो 1 है। इससे हमको x इज इक्वल टू 3/2 ये नियता का समीकरण मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 3/2 मीन्स कि यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। देखिए एक फंक्शन दिया गया है, इसकी लिमिट y टेंस टू a पर वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए लिमिट इसको हम इधर ले आते हैं तो ये y माइनस a टेंस टू 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, लिमिट x टेंस टू, ताकि हम ये फार्मूला यूज़ कर सकें, 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। ये लिमिट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें हमको करना क्या होता है कि जो ऊपर साइन के साथ एंगल है x, वही नीचे बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो है वो साइन y माइनस a अपॉन 2 है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर अपॉन में भी y माइनस a अपॉन 2 बनाना पड़ेगा। तो हमने अपॉन में y माइनस a अपॉन 2 ले लिया। तो अब हम यहाँ पे जब इतने से डिवाइड कर रहे हैं तो इतने से ही ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे, y माइनस a अपॉन 2 ये हो गया। और ऊपर ये जो 10 पाई लिखा है इसको हम अपॉन में ले आएंगे, तो देखिए ये हो जाएगा कॉट पाई y अपॉन 2a। 10x को हम 1 अपॉन कॉट x लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इतने की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, आप ये समझ रहे होंगे। और लिमिट हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे, लिमिट y माइनस a टेंस टू 0 इसके साथ भी लग जाएगी और इसके साथ भी लग जाएगी। तो जब इसके साथ लिमिट लगेगी तो देखिए यहाँ पर अब ये कंडीशन यूज़ हो सकती है। तो इतने की वैल्यू जो है देखिए 1 हो जाएगी, इनटू लिमिट y माइनस a टेंस टू 0। और इधर अब थोड़ा हमको सॉल्व करना पड़ेगा, y माइनस a अपॉन 2 अपॉन, अब देखिए यहाँ पर कॉट है, इसको हम 10 बनाएंगे। जैसे ये कंडीशन जो है साइन एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन साइन एक्स भी होती है, ऐसे ही 10x अपॉन एक्स या x अपॉन 10x हो, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10x हो या 10x अपॉन x हो तो भी 1 होता है यहाँ पे। ये भी यहाँ पर एक कंडीशन है हमारे पास फार्मूला। तो हम अब यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम इसको 10 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 कॉट से 10 बनाने के लिए 90 माइनस हम इसमें यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। 10 90 पाई बाई 2 माइनस पाई वाई अपॉन 2a, इसको हमने कॉट थीटा को 10 90 माइनस थीटा लिख लिया। अब ये 1 हम हटा देते हैं, लिमिट y माइनस a टेंस टू 0। तो देखिए ऊपर y माइनस a अपॉन 2 है, नीचे देखिए यहाँ पर हमारा 10, इसमें हम पाई बाई 2 कॉमन ले लेंगे अंदर ही 10 के। तो 10 पाई बाई 2 जब हमारा कॉमन आएगा तो देखिएगा यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस वाई अपॉन ए, और 1 माइनस वाई अपॉन ए बचेगा। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस ए माइनस वाई आएगा, बट हम माइनस बाहर ले लेंगे। देखिएगा आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, पाई बाई 2 हम ले आएंगे तो 1 माइनस वाई अपॉन ए आएगा। तो जब हम एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस वाई अपॉन ए आएगा। तो हम उसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस ए अपॉन ए आ जाएगा। अब ये जो 10 में हमने माइनस कॉमन लिया तो हम जानते हैं कि 10 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का 10 थीटा होता है, तो वो माइनस आगे आ जाएगा। इस बात को आप ढंग से देखिए, समझिए, इसको रफ में कैलकुलेट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिमिट y माइनस ए टेंस टू 0, ऊपर और नीचे लगभग समान आ चुका है, बस इसमें कमी का है कि हमारी देखिए कि y माइनस ए अपॉन 2, ऊपर जो है देखिए y माइनस ए अपॉन 2 और नीचे ये y माइनस ए अपॉन 2, कमी है पाई अपॉन ए की। तो इसमें हम यहाँ पर ऊपर क्या कर लेंगे, पाई अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए पाई अपॉन ए, ये पूरा जो 10 के अंदर है वो पूरा यहाँ पे इस तरीके से ऊपर हो गया। इसमें देखिए 10 के अंदर एंगल अगर x है तो ऊपर x होना चाहिए। तो अब देखिए ये पूरा सेम हो गया है, तो अब हम इस रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे पाई अपॉन ए से हमने मल्टीप्लाई किया है तो a अपॉन पाई से भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि वो वैसा का वैसा ही बना रहे। अब इतने की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं लिमिट अब हटा देता हूँ, सीधे रख देता हूँ
यहाँ पर इसकी अब ज़रूरत नहीं है लिखने की। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, इस पूरे की माइनस ये रखा रहेगा, इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी इस फार्मूले से, और इंटू a/π। तो फाइनली ये -a/π आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106 पर आते हैं। देखिए यहाँ पे दो कर्व दिए गए हैं, दोनों ही देखिए ये पैराबोला हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है, प्रतिच्छेद कोण निकालना है। तो इसका वर्किंग प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, फिर दोनों कर्व की टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, उसके बाद उनके बीच के एंगल निकालेंगे। 3 स्टेप में ये काम होता है। तो इसमें देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, एक्स वाई की वैल्यू, तो वाई की दोनों वैल्यू बराबर रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर और इधर वाई की वैल्यू जो है वो 4 - एक्स स्क्वायर है, तो 2x² = 4। तो इससे हमको x² = 2 मिल जाएगा। तो x = √2 आ जाएगा। देखिए -√2 भी आएगा, वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, केवल एक वैल्यू से ही काम चल जाएगा और एक ही लेनी है, तो हम प्लस में लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब x की वैल्यू इतनी आ गई, इससे देखिए यहाँ पर जब हम रख देंगे तो y की वैल्यू x² है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमको यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिल जाएगा √2, मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाता है। अब हम सेकेंड स्टेप में दोनों टेंजेंट्स की स्लोप निकालेंगे, तो इसके लिए हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए dy/dx जो है वो -2x आएगा। अब इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे तो m1 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा -2x की वैल्यू देखिए हम यहाँ पर √2 रखेंगे तो -2√2 आ जाएगा। अब हम दूसरे कर्व की इक्वेशन को ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx = 2x आएगा। इसमें हम x की जगह यहाँ पर जब ये वैल्यू रखेंगे तो m2 मिल जाएगा, तो 2 × √2, तो ये 2√2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें m1 m2 आ जाएगी, मिल जाएगी। अब हम इनके बीच के एंगल का फार्मूला लगाएंगे, tan θ = mod m1 - m2/1 + m1 m2। तो देखिए क्या हो जाएगा, mod m1 - 2√2 m2, ये भी देखिए 2√2 है, माइनस में हो जाएगी बट 2√2/1 + m1 m2, दिस इंटू दिस जब हम करेंगे तो देखिए 2 2 4 और ये √2 2, तो ये -8 आएगी। अब देखिए यहाँ पर ऊपर जो है हमारा -4√2 आ जाएगा और नीचे -7 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा इस तरीके से, ये 4√2/7 tan θ = इतना आ जाएगा। तो इससे हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो θ = tan 1 4√2/7, ये आंसर आ जाएगा। इसका बी पार्ट जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। mod z+1 + mod z-2, इसका न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू हमको निकालनी है। तो साथियों इसके लिए एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में रिजल्ट है, ये हमको यूज़ करना पड़ेगा। mod z-z1 + mod z-z2 > mod z1 - z2। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर इसको जो है इधर ये जो LHS में है उस फॉर्म में बनाएंगे। देखिएगा आप इसको, mod z - z1 है, तो यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे और इस 1 को -1 लिख देंगे, तो इस फॉर्म में आ जाएगा देखिए ये, और प्लस mod z - z2, तो z माइनस यहाँ पे माइनस ही है, तो यहाँ पे कुल मिला के अब इसको समझिए कि z1 -1 हो गया और z2 जो है वो प्लस का 2 हो गया। तो अब ये इस फॉर्म में आ गया है, तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू ये जो है वो mod z1 - z2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो ग्रेटर और इक्वल। अब हम इसको लिख देते हैं z1 - z2, z1 यानी कि -1 और -z2 यानी कि 2। तो इस तरीके से इसको आप देखिए, ये हमारा आ जाएगा -3 - 2, बट इसका जब हम मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो अब यहाँ पर हमारे सामने रिजल्ट आ गया कि mod z+1 + mod z-2 3 या 3 से बड़ा है, मतलब 3 या 3 से बड़ा होगा। तो इसका अगर हम मिनिमम वैल्यू कहेंगे तो मिनिमम वैल्यू जो है वो इसकी 3 आ जाएगी। 3 या 3 से बड़ी है तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। साथियों अगर आप इस रिजल्ट को याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, वरना ये बहुत लेंदी हो जाता है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि अभी तक जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो लेंदी हो रहे हैं, बट आगे के क्वेश्चन आपके एक एक दो दो लाइन के ही हैं। आप देखिएगा, बस शुरुआत के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में यही बड़े थे, बाकी एक एक दो दो लाइन में आप सब हो जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर।
108 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कहा गया है 108 क्वेश्चन में कि 10 कोटि वाले चक्रीय समूह के जनकों की संख्या ज्ञात करनी है। ऑर्डर 10 है यहाँ पर, ऑर्डर 10 है यहाँ पर। इसके इस समूह के जनकों की संख्या, जनरेटर्स का नंबर, कितने जनरेटर्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर जनरेटर्स के लिए हम करेंगे क्या कि अगर ऑर्डर 10 है तो हम 10 से छोटे ऐसे सारे नंबर हम ढूंढेंगे, पता करेंगे, जिनका कि अगर इस 10 के साथ 10 से छोटे की अगर बात कही जा रही है तो 10 से छोटे हमको जनक पता करने के लिए इस 10 के साथ जिन नंबर्स का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक 1 आए, ऐसे नंबर हमें ढूंढने हैं 10 से छोटे। इसको आप ढंग से देखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो 10 से छोटे हम यहाँ पे 1 से शुरू करते हैं। 1 और 10 का मासापा जो है वो महत्तम समापवर्तक जो है वो 1 आएगा, तो हम 1 ले लेंगे। मतलब 10 के साथ ऐसा नंबर लेना है हमको जिसका कि मासापा जो है वो 1 आए। अब हम 2 और 10 लेंगे तो इसका मासापा 2 आएगा, तो हम 2 नहीं लेंगे। 3 और 10 लेंगे तो इसका मासापा जो है वो 1 आएगा, तो हम 3 ले लेंगे। फिर 4 और 10 ले लेंगे तो इसका मासापा 2 आएगा, आप समझ पा रहे होंगे, तो इसको हमें नहीं लेना है। 5 लेंगे तो 5 और 10 का मासापा जो है वो महत्तम समापवर्तक जो है वो 5 आएगा, तो 5 भी हम नहीं लेंगे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम ऐसे ही 7 जब लेंगे तो 7 और 10 का मासापा जो है वो 1 आएगा। तो हमें ऐसे नंबर लेने हैं, अब आप समझ चुके होंगे कि ऐसे नंबर लेने हैं जिनका कि 10 के साथ मासापा जो है वो 1 आए। अब 8 लेंगे तो 8 और 10 का मासापा 2 आएगा, उसको भी हम नहीं लेंगे। 9 लेंगे तो 9 और 10 का मासापा जो है वो 1 आएगा। तो हमने ऐसे नंबर 10 से छोटे यहाँ पर ढूंढे जिनका कि 10 के साथ मासापा जो है वो 1 आए। तो ये हमको 4 नंबर मिले, तो ये 4 इसके जनक हो जाएंगे, मतलब कुल मिला के जनकों की संख्या 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन 109 पर। इसमें यहाँ पर देखिए 2 समांतर रेखाएं हैं, बहुत सिंपल काम है। यहाँ पे x + 2y = 5 और 2x + 4y = 11 समांतर रेखाएं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखिए पहली x + 2y = 5 है, इसमें भी 2 कॉमन लेके उधर ले जाएंगे तो ये भी x + 2y = 11/2 आ जाएगा। तो ये 2 समीकरण हमको रेखाओं के मिल गए। अब इसके लिए बस सीधे फार्मूला है d = mod C1 - C2 अपॉन √a² + b²। तो C1 C2 देखिए यहाँ पर ये होंगे हमारे जो भी कांस्टेंट हैं, सॉरी यहाँ पे मॉड आएगा, रूट नहीं है ये, मॉड C1 - C2, तो ये हमारा आ जाएगा 5 - 11/2 अपॉन में रूट है √a² + b²। a और b x y के कॉफिशिएंट हैं, तो a 1 है तो इसका 1 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब देखिए ऊपर आ रहा है -1/2 और नीचे आ रहा है √5। अब हम इसका जब मॉड लेंगे तो 2 इसके साथ आ जाएगा, तो 1/2 √5 ये इसका आंसर आ जाएगा, इनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसका देखिए हम सीधे आंसर दे देंगे, इसका पार्ट सी जो है वो सही होगा। यहाँ पर पार्ट सी क्वेश्चन देखिए क्या है। एक ही समतल में किसी दृढ़ पिंड पर कार्यरत 3 बल उस दृढ़ पिंड को साम्यावस्था में रखते हैं, तो बिंदुगामी होते हैं, समांतर होते हैं, और बिंदुगामी होंगे या समांतर होंगे। तो तीसरा पार्ट ये सही होगा, समांतर मतलब बिंदुगामी अगर बल है 3 तो भी यहाँ पर ये संतुलन में हो सकता है, और समांतर में जैसे 2 इधर की ओर लगे हुए हैं और 1 इधर की ओर लगा हुआ है, तो कुल मिला के यहाँ पर बिंदुगामी या समांतर, ये इसका ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 111 में। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन छोटे चालू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 111, यहाँ पर ये दिया गया है a⁴n+1 और b⁴n+1 अपॉन a⁴n + b⁴n। a और b का हरात्मक माध्य ये है, HM हार्मोनिक मीन ये है। तो n का मान सीधा सा आप समझ पा रहे होंगे कि n का मान यहाँ पर -1 होगा, क्योंकि 2ab अपॉन a + b होता है। तो n का मान हम -1 यहाँ पर रख के देखते हैं। देखिए n का मान -1 अगर हम रखेंगे तो ऊपर देखिए a⁴0 + b⁴0 अपॉन a⁻−1 + b⁻−1 आ जाएगा। तो यहाँ पर
1 प्लस 1/1/a प्लस 1/b आ जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो ये 2ab/a प्लस b आ जाएगा। तो हमने n इक्वल टू जब -1 रखा तब हमको ये हार्मोनिक मीन जो है वो 2ab/a प्लस b मिला। मीन्स कि n इक्वल टू 1 होगा यहाँ पर। अब इसका ऑप्शन जो हमारा सही है वो देखिए, इसका ए पार्ट जो है वो हमारा सही है। 112 पर आते हैं। देखिए 112 में देखिए fx दिया है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। इसका हमको यहाँ पर पता करना है कि ये उच्चतम है कि निम्नतम है कि क्या है, मतलब रिजल्ट हमको पता करना है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले f' निकालते हैं, फिर उसको बराबर 0 के रख के x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमको वो इमेजिनरी मिलेगी। तो इमेजिनरी मिलेगी यानी कि हमको x की कोई ऐसी वैल्यू हमको पता ही नहीं चलेगी जिस पर कि ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम हो। x की वैल्यू हमको निकलनी चाहिए यहाँ पर 0 रखने पर। तो अगर x की इमेजिनरी वैल्यू आ रही है तो हम ये कहेंगे कि ना ये उच्चतम है ना ये निम्नतम है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है, कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए 4 cos थीटा प्लस 3 इसका न्यूनतम मान निकालना है। ओरल आंसर इसका होगा, देखिए cos थीटा का हम न्यूनतम मान ले लेंगे, -1 होता है प्लस 3, तो -4 प्लस 3 ये हमको मिल जाएगा -1। तो बस 4 cos थीटा प्लस 3 इसका निम्नतम मान जो है वो -1 होगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 114 पे आते हैं। देखिए कहा गया है कि दो परिमित समुच्चयों में क्रमशः m और n अवयव हैं। प्रथम समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या से 56 ज़्यादा है। देखिए पहले में जो है m अवयव हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर m हो जाएगी। ये आपको फार्मूला मालूम होगा कि किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं कि कितने सबसेट होंगे वो 2 की पावर m होगा, और दूसरे में n है तो 2 की पावर n होगा। ये अंतर जो है वो 56 दिया गया है यहाँ पर 56। देखिए कहा गया है कि प्रथम जो समुच्चय है उसके उप समुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, या इसको हम ये लिख सकते हैं प्रथम समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या द्वितीय समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, तो उसमें हमने 56 जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमको एक ये कंडीशन दी गई है और पूछा गया है m² प्लस n² का मान। तो पहले तो हम m और n का मान पता करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर m और n हम जब लेंगे, m की वैल्यू लेंगे 6 और n की वैल्यू लेंगे 3, तब हमको यहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। देखिएगा यहाँ पर 2 की पावर 6 लेंगे हम और n की वैल्यू 3 लेंगे तो 2 की पावर 3 प्लस 56। तो अब यहाँ पर देखिए ये 2 की पावर 6 64 हो जाएगा, ये 8 प्लस 56, तो इस तरह से ये 64 आ रहा है। तो फाइनली ये जो बराबर आया ये कंडीशन फॉलो हुई। कब फॉलो हुई? जब m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू हमने 3 ली। तो अब इस तरीके से हमको m और n की वैल्यू पता चल जाएगी। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके m n की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे ही चेक करना पड़ेगा जैसे कि मैंने चेक किया है। अब हमको m² प्लस n² की वैल्यू निकालनी है। तो m² जो है 36, n² 9 हो जाएगा, तो इसका आंसर 45 आ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सही है उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो इसका डी ऑप्शन सही है। साथियों इसका आयोग ने डी ऑप्शन ना देके कुछ और दिया है, वो मुझे इस समय ध्यान नहीं है, बट मेरी नज़र में यही सही है। तो जो मेरी नज़र में सही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आयोग ने इसका आंसर कुछ भी दिया हो। अब क्वेश्चन नंबर 115 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए क्या है। राम एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में 40 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। देखिए वो 40 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। मान लीजिए यहाँ से वो फेंकता है तो उच्चतम बिंदु ये है, यहाँ तक वो पहुँचती है। ये दूरी जो है वो 40 मीटर है। यहाँ पर वेग 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर उसका वेग क्या होगा ये हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2fs। v² देखिए यहाँ पर 0 है, u हमको पता करना है, तो u² ये माइनस का 2gh जो है वो यहाँ पर s जो है वो 40 है हाइट। तो इस तरीके से u² इक्वल टू 80g आ जाएगा। तो u हमारा √80g होगा।
अब हमको यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो वह गेंद को क्षैतिज दिशा में किस महत्तम दूरी तक फेंक सकता है। अब उसको क्षैतिज दिशा में किस महत्तम दूरी तक वो फेंक सकता है, तो इस तरीके से मान लीजिए वो किसी भी कोण पर फेंकेगा तो जो महत्तम दूरी है यानी कि आर मैक्सिमम, अब परास की बात हो रही है कि मैक्सिमम परास महत्तम परास क्या होगी, तो आर मैक्सिमम का फार्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। यू स्क्वायर देखिए यहाँ पर हमारा आ गया, यू हमको पहले तो निकालना था बट यहाँ पर यू जो है हमको मिल चुका है, तो 80g अपॉन जी, जी कैंसिल होके यहाँ पर 80 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। शब्द पोस्टमैन के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो टी से आरंभ हो और एम पर समाप्त हो। तो देखिए यहाँ पर इसमें 7 यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हमने 7 यहाँ पर खाने बना लिए हैं, यहाँ पे बॉक्स देखिए बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर गुणन सिद्धांत यूज़ करेंगे, बट इसमें यहाँ पर देखिए टी से प्रारंभ हो, टी को फिक्स कर दिया गया है और एम अंत में एमओ इसको फिक्स कर दिया गया है। तो बचे जो 5 अल्फ़ाबेट हैं उनको इन 5 स्थानों पर कितने प्रकार से रखा जा सकता है। तो देखिए जो बचे 5 हैं उनमें पहला जो है वो 5 प्रकार से रखा जा सकता है, दूसरा फिर 4 प्रकार से, फिर तीसरा 3, फिर 2, फिर 1। ये आप गुणन सिद्धांत समझते होंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के तरीके हमको कितने मिले, देखिए इसका भी एक तरीका, इसका भी एक तरीका, यहाँ पर इन सब का हम गुणा कर लेंगे तो कुल मिला के इस तरीके से हमको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 120। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 117। एफ एक्स प्लस 1/x का मान दिया गया है x³ प्लस 1/3। यह हमको एक रिजल्ट दिया गया है और f√3 का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x की जगह √3 आ गया है। अब इसका मान जो है वो x³ प्लस 1/x³ है, तो x³ प्लस 1/x³ का क्या मान होगा ये बस हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम इसका क्यूब कर देंगे, दोनों साइड जो है वो क्यूब कर देंगे। x प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू √3 का क्यूब। तो यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब फार्मूला लग जाएगा, a³ प्लस b³ अपॉन 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमने a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगा लिया। इधर √3 का जब हम करेंगे तो ये 3√3 आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो x³ प्लस 1/x³ देखिए इतना तो हमको पता ही करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये x कैंसिल हो जाएगा, 3 और x प्लस 1/√3 की वैल्यू √3 है, देखिए यहाँ पर ये रख देंगे इक्वल टू 3√3, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो x³ प्लस 1/x³ इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 118 पर आते हैं। इसका हम यहाँ पर सीधे ऑप्शन दे देंगे। देखिए आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 118। इसकी कोटि ऑर्डर पूछी जा रही है कि ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर जो है वो 1 होगा। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है, ऑर्डर इसका जो है वो 1 होगा। बी ऑप्शन जो है वो सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 119 में देखिए साथियों, यहाँ पर एक ये दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है और एक ये अतिपरवलय का समीकरण दिया गया है और कहा गया है कि इनकी नाभियां जो हैं वो संपाती हैं, मतलब कि दोनों की नाभियां जो हैं वो सेम हैं, एक ही पॉइंट है। तो हमको b² का मान निकालना है। तो हमें करना क्या होगा कि हम इन दोनों की नाभियां निकाल लेंगे और नाभियों के लिए फार्मूला जो है वो दोनों की ही, चाहे एलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, दोनों की ही नाभियों के लिए फार्मूला है प्लस माइनस AE, 0। तो साथियों यहाँ पर केवल कैलकुलेशन होगा, मैं आपका समय ना बर्बाद करके सीधे यहाँ पर नाभियाँ लिख देता हूँ। अगर आपको निकालने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF डाल दूंगा, वैसे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो एलिप्स की जब आप नाभियाँ निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस √16 माइनस b², 0। ये हमारी एलिप्स की आ जाएगी, दीर्घवृत्त की नाभि आ जाएगी। और हाइपरबोला की जब आप अतिपरवलय की निकालेंगे तो प्लस माइनस 3, 0, ये हाइपरबोला की नाभि आ जाएगी। तो आप ये आराम से निकाल सकते हैं। ना निकाल पाइए तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF उसकी लिंक डाल दूंगा। अब यहाँ पर नाभियाँ समान हैं, संपाती हैं, तो हम इन दोनों को बराबर रख देंगे। तो √16 माइनस b² इक्वल टू 3 हम रख देंगे, स्क्वायर करेंगे 16 माइनस b² इक्वल टू 9। तो इससे हमको b² की वैल्यू मिल जाएगी 7। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर सही है।
अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 120 पर। 120 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यदि ए और बी दो सदिश हैं तो सदिशों a प्लस बी और a क्रॉस बी के बीच का कोण, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट यूज होगा, आप इसको समझिएगा। जैसे ये कोई सदिश a है, ये कोई सदिश b है, तो हमको a प्लस बी और a क्रॉस बी के बीच का कोण ज्ञात करना है, एंगल। तो a प्लस बी जो है वो उसी समतल में होगा जिसमें a और b हैं, यानी कि a प्लस बी जो है वो हम अगर निकालेंगे तो इसी समतल में ये a प्लस बी हमें मिलेगा, जिस समतल में ये a और b हैं। जैसे कि यहाँ पर ये प्लेन एक है, इसमें ए और बी ड्रॉ किए गए हैं, तो ए प्लस बी भी इसी में होगा। और ए क्रॉस बी हम जानते हैं कि ए और बी के परपेंडिकुलर इस तरीके से होता है, ए और बी के परपेंडिकुलर, यानी कि जिस प्लेन में ए और बी हैं उसके परपेंडिकुलर होता है। तो आप ये देख के समझ पा रहे होंगे कि ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है, यहाँ पर सीधे 90 डिग्री आंसर लिखा जाएगा, कोई कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 121 पर आते हैं। 121 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवृत समुच्चय मतलब ओपन इंटरवल है, ओपन सेट। तो ओपन सेट इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो देखिए लिखा है, फोर्थ ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। इसमें लिखा है 1 लेस देन x लेस देन 3, इसका अगर हम इंटरवल बनाएंगे तो 1,3 ओपन इंटरवल आएगा, 1 और 3 पर इक्वल नहीं है तो ये ओपन होगा, बाकी सारे जो हैं वो ओपन सेट नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 122 पर आते हैं। इसमें देखिए तीन सदिश a प्लस बी प्लस सी हैं, इनका योग 0, ए बी सी तीन सदिश हैं, इनका योग a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया है। मॉड a 1 है, मॉड b 4 है, मॉड c 2 है, और 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर बहुत सिंपल वर्किंग करनी है कि ये जो भी हमको रिजल्ट गिवन है इसी का हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस सी डॉट ए आ जाएगा, और बराबर इधर 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। अब हम यहाँ पे इस वेक्टर ए के स्क्वायर को मॉड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको मॉड बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको मॉड सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपको मालूम होगा कि वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू उसके मॉडुलस का स्क्वायर होता है, प्लस ये हमको निकालना ही है, तो ये हम इसको ऐसे ही का ऐसा लिखा रहने देते हैं, बराबर 0। इसकी वैल्यू रख देते हैं। मॉड ए का स्क्वायर देखिए 1 हो जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर 16 हो जाएगा, मॉड सी का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए रखा रहेगा, बराबर 0। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए ये माइनस का 21 हो जाएगी उधर जाके, तो -21 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। देखिए यहाँ पर बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 2t स्क्वायर प्लस 4, 4t प्लस 6। ये हमको बताना है कि ये किसका बिंदु पद होगा। तो देख के आप समझ पा रहे होंगे कि पैराबोला का 80 स्क्वायर टू 80 होता है, उसी फॉर्म में ये लिखा है, तो ये पैराबोला होगा। बट ये कैसे आपको करके दिखाना है, वैसे आपको करके तो दिखाना नहीं है, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4 हम ले लेंगे, और y इक्वल टू हम ले लेंगे 4t प्लस 6। अब हम करें क्या, यहाँ पर ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई हमारे पास, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन कार्तीय समीकरण निकालेंगे, तो t को हम एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से t हटाएंगे, तो इससे t का मान उठा के उसमें रख देना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले तो हम t स्क्वायर इससे निकाल लेते हैं, x माइनस 4/2 इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा। इससे t का मान निकालेंगे तो देखिए y माइनस 6/4 इक्वल टू टी आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इससे t का मान उठा के इसमें रख देते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा हमको, x माइनस 4/2 इक्वल टू टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो y माइनस 6 का स्क्वायर बाई 4, तो ये y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू ये 2 इधर आ जाएगा। यहाँ पे एक मिनट, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4 मतलब ये 16 होगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये 8 इंटू एक्स माइनस 4, ये हमको इक्वेशन मिल जाएगी। तो आप ये देख के समझ पा रहे होंगे कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। अभी पीछे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें कैपिटल X कैपिटल Y माना था, तो इस तरीके से ये इसका आंसर जो है वो पैराबोला
हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 124 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, यहाँ पर लिखा है कि हाइपरबोलिक tan इनवर्स x जो है वो बराबर है। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर सी होगा। सीधे फार्मूला है हाइपरबोलिक tan इनवर्स x जो होता है 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होता है। इसमें हमको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधे ये फार्मूला है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 125 पर आते हैं। 8 क्रम वाले चक्रीय समूह G में जनकों की संख्या। अब यहाँ पर अभी पीछे एक क्वेश्चन आपने आया है जिसमें 10 क्रम वाले का पूछा था, तो उसमें मैंने बताया था सेम वही काम हमें अब यहाँ पे 8 ऑर्डर वाला एक साइक्लिक ग्रुप है, उसमें हमको नंबर ऑफ जनरेटर्स पता करने हैं कि कितने जनरेटर्स होंगे। तो जो 10 वाला क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 10 से छोटे वाले लेने हैं। अब यहाँ पे हमें 8 से छोटे वाले लेने हैं, वो नंबर जिनका कि इस 8 के साथ मासापा जो है वो 1 आए। तो देखिए सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 और 8 का मासापा जो है वो 2 होगा तो नहीं लिया जाएगा। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ ये बात। 3 और 8 का मासापा 1 होगा तो हम 3 को लेंगे। फिर 5 और 8 का मासापा वही 1 होगा तो हम 5 ले लेंगे। अब 6 और 8 अगर हम लेते हैं, 6 और 8 का मासापा जो है वो 2 आएगा तो वो हम नहीं लेंगे। मतलब ऐसे नंबर जिनका कि 8 के साथ मासापा HCF जो है वो 1 आए। अब यहाँ पर हम जब 7 लेंगे तो 7 और 8 का मासापा भी 1 आएगा, तो हमको ये 4 जनरेटर्स मिल जाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो 4 आएगा, मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। इस तरीके से आपके ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन। साथियों, मैंने अपना पूरा प्रयास किया है इसको अच्छा से अच्छा आपको सलूशन देने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। आपने इसके और पार्ट्स नहीं देखे हो तो उनको भी आप ज़रूर देखिए। मैंने बहुत विस्तृत हल अच्छे से सारे क्वेश्चंस के दिए हैं, जिससे आपकी नॉलेज अवश्य बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।